हेलो। नमस्कार। मैं ऋतु शर्मा बैंगलोर से आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। इस पावन मंच विज्ञात गद्य लोक का हार्दिक आभार, जहाँ आज मुझे लाइव गद्य सुनाने का प्रथम अवसर मिल रहा है। विज्ञात गद्य लोक के संस्थापक गुरुदेव संजय कौशिक जी को मेरा सादर नमन और साथ ही आदरणीय नीतू ठाकुर जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। मैं अपनी प्रिय सखी और संचालिका निधि सहगल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। मैं अपने माता और पिताजी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके प्रोत्साहन से मैं आज लिख पा रही हूँ। मेरे पिताजी खुद एक गायक हैं और हमेशा कुछ नया करने के लिए मुझे प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही साथ इस मंच से मैं मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जीवन साथी का भी दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं मानव संसाधन क्षेत्र में कार्य करती हूँ, परंतु शब्दों से मेरी घनिष्ठ मित्रता है। खाली समय में ये शब्द ही हैं जो मेरे साथी बन मेरे जीवन को रंग प्रदान करते हैं। इन्हीं एहसासों के साथ मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। आशा करती हूँ कि एक लेखक होते हुए आप भी इसके एहसास को महसूस कर पाएंगे। कुछ रोज़ पहले जब मैंने ये कलम उठाई थी तो पता ना था। कुछ रोज़ पहले जब मैंने ये कलम उठाई थी तो पता ना था कि किस रंग से लिखूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं नए नए रंग इस्तेमाल करती गई। ये रंग मैं कभी खुद नहीं चुनती, परंतु मेरे मन के भाव इन्हें चुनते हैं। कभी वो रंग खुशी के होते हैं तो कभी गम के, कभी प्यार के तो कभी बेवफाई के, कभी कभी तो किसी सामाजिक बुराई का रंग भी बिखरा मेरे कागज़ों पे। हर दिन एक नए रंग से जुड़ती और सजती रही मेरी रचनाएं, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या लेखक ऐसे ही बनते हैं। तभी मेरे दिल से आवाज़ आती है, दिल के जज्बात अब इस दिल में छुपे रहते नहीं, कलम से एक अनूठा रिश्ता जो जुड़ गया है इनका। आँखों से बहती स्याही में डूब कुछ अल्फाज बहुत से अनकाहे अफसाने कह जाते हैं। धन्यवाद मोनिका जी। जैसे कि आप भी जानते हैं कि कुछ अफसाने किसी को सुनाए नहीं जा सकते, पर जब भी वो याद आते हैं आंखें बेसबब ही नम हो जाती हैं और चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान भी बिखार देते हैं। असल में ये कोई किस्सा या कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी के ऐसे बेहतरीन पल होते हैं जिनको याद करके हम उन पलों को एक बार फिर से जी लेते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से कहानियाँ लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको भी इनको सुनकर अपने जीवन के किन्हीं बीते पलों की याद आएगी और आप मुस्कुराएंगे या जीवन को पीछे मुड़कर ज़रूर देखेंगे। आशा करती हूँ विज्ञात गद्य लोक के सभी परिवारजन जुड़ चुके होंगे। तो आइए मैं अपना पहला गद्य पाठ आरंभ करती हूँ। इसकी भूमिका बांधने के लिए कुछ पंक्तियाँ कहूँगी। आईने में एक जाना पहचाना अक्स देखा तो सोचा, मुलाकात इससे हुए कितने ज़माने हो गए, गुफ्तगू न कर पाए कभी इससे शायद, इसलिए खुद से ही दूर हो गए। मेरी इस कहानी का शीर्षक है एक अनूठा बंधन। आज सीमा हर दिन की तरह जल्दी उठी और जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने लगी। एक कमरे से दूसरे तो कभी रसोई घर या कभी बरामदे में हर चीज़ को ठीक ठिकाने पर रख रही थी। तभी यकायक वो आईने के रूबरू हुई, खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं खड़े खड़े उसकी आंखों के सामने वो सब मंजर आ गए जो शायद वो भूल चुकी थी।
वो सोचने लगी कि कैसे वो पढ़ाई में अपने सब भाई बहनों से ज़्यादा होशियार थी और उसके पिताजी ने उसको एक लड़की होते हुए भी कॉलेज की डिग्री के बाद आगे पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका था। स्कूल में भी सीमा सब अध्यापकों की पसंदीदा विद्यार्थी थी। फिर उसने जब बैंक मैनेजर की नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो जल्दी ही क्लियर करके अच्छा रैंक पाकर वो बैंक मैनेजर भी बन गई। वो दिन भला सीमा कैसे भूल सकती है जब उसके माता पिता उसे पहले दिन बैंक की ड्यूटी ज्वाइन करवाने साथ गए थे। अपने माता और पिता की आंखों के वो खुशी के आंसू आज भी याद करके उसकी आंखें नम हो गई। और देखते ही देखते बैंक में भी उसका अच्छा नाम हो गया और बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। नौकरी में कुछ साल बीत गए, तब एक दिन उसकी मुलाकात अनंत से हुई, जो किसी काम से बैंक आया था। फिर धीरे धीरे प्यार का सिलसिला चल पड़ा और बाद में घर वालों की मर्ज़ी से अनंत और सीमा की शादी भी हो गई। शादी के पहले कुछ साल तो ठीक से निकल गए, लेकिन अब घर वाले नाती पोते की ज़िद करने लगे थे। सब तरफ से एक ही प्रश्न आ रहा था, तुम 2 से 3 कब हो रहे हो? फिर वो दिन भी आ ही गया जब एक प्यारी सी गुड़िया सीमा और अनंत की ज़िंदगी में आई, जिसका नाम भी उन्होंने गुड़िया ही रखा। दोनों की ज़िंदगी में जैसे एक बहार सी आ गई। गुड़िया में सीमा और अनंत की जान बसती थी। सीमा के 6 महीने की मातृत्व अवकाश के बाद जब बैंक वापस लौटने का समय आया तो अनंत के माता और पिता ने गुड़िया का ध्यान रखने का पूरा जिम्मा उठाया। वो दोनों ही बहुत प्यार से गुड़िया का ध्यान रखते थे, मगर सीमा तो आखिर एक माँ थी। बस उसका मन बैंक के काम में नहीं लगता था। सारा दिन यही सोचती कि गुड़िया क्या कर रही होगी, क्या उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, क्या वो मुझे याद करके रो रही होगी। तब उसने सोचा कि वो 6 महीने की और छुट्टी लेकर अपनी बेटी का ध्यान रखेगी। ऐसे ही गुड़िया कब 1 साल की हो गई सीमा को पता ही नहीं चला। लेकिन सीमा के लिए अपनी बेटी को छोड़कर काम पर जाना अब और भी मुश्किल हो गया था। यही सोचकर सीमा कुछ दुखी रहने लगी। सीमा ने अनंत से खुलकर दिल की बात की और दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि सीमा घर पर रहकर गुड़िया का लालन पालन करेगी, जो उसके मन की इच्छा थी। उन्होंने सोचा कि घर भले एक ही कमाई से चलेगा, लेकिन गुड़िया को माँ के प्यार की और देखभाल की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब उसको ज़रूर मिलेगी। सीमा तब घर पर रहकर गुड़िया का ध्यान रखने लगी। समय कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। गुड़िया आज 7 साल की हो गई थी और वो पूर्णकालिक स्कूल जाने लगी थी। वो सुबह 7 बजे जाकर शाम 3 बजे आती थी। सीमा को दिन व्यतीत करना बहुत भारी लगने लगा था। उसने फिर से काम पर जाने की ठानी। अनंत ने उसका पूरा साथ देते हुए उसके इस फैसले को ना ही समर्थन दिया, बल्कि सुबह जल्दी जाकर शाम को भी जल्दी वापस आकर गुड़िया का ध्यान रखने का वादा भी किया। आखिर सीमा ने अपने करियर के कुछ कीमती साल बेटी की परवरिश को बिताने में किए थे और अब समय अनंत के एक अच्छे बाप होने के फ़र्ज़ को निभाने का था। अनंत जानता था कि प्राइवेट बैंक देर तक काम करते हैं। इस बार वो सीमा को काम पर पूरी तरह निश्चिंत होकर जाता देखना चाहता था, ताकि वो अपने पीछे छूटे हुए करियर की तरफ एकाग्रचित्त होकर ध्यान दे सके। अनंत के साथ ने सीमा को पूरी तरह से दृढ़ कर दिया और उसने कुछ बैंकों में नौकरी की अर्जी डाल दी। सीमा को 5 साल के तजुर्बे के कारण जल्दी ही नौकरी भी मिल गई। अचानक उसका ध्यान टूटा और वो अभी भी आईने के सामने ही खड़ी थी और अपने प्रतिबिंब को निहार रही थी। आज वो दिन ही था जब उसको नौकरी पर वापस जाना था, और वो भी कई वर्षों के बाद। दिल में हल्की सी बेचैनी तो थी, लेकिन साथ ही उत्सुकता और हौसला भी था, और सबसे बढ़कर संतुष्टि थी। जब गुड़िया को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके साथ थी, उसके आसपास थी। उसने अपनी गुड़िया का चलना
को चलना, बोलना, खाना इत्यादि सब कुछ खुद सिखाया, उसकी अच्छी परवरिश की और अपने संस्कार भी दिए। उसके बचपन को देखते देखते खुद के बचपन को भी एक बार जिया। ठीक ही ये तो है, माँ की ममता और प्यार को कोई भी नहीं पूरा कर सकता। एक बच्चे को ज़िंदगी के शुरुआती वर्षों में माँ के दुलार और देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है, और जब उस समय ये सब बच्चे को मिलता है तो वो ज़िंदगी में अवश्य ही एक अच्छा इंसान बनता है। माता पिता बच्चे के लिए कई संघर्ष करते हैं, उनमें से एक है अपने करियर को छोड़कर बच्चे की देखरेख करने का एक बड़ा फैसला। बच्चे तो खुश ही रहते हैं, चाहे माँ के साथ हो या दादा दादी, नाना नानी के साथ, लेकिन एक माँ खुश है या नहीं, ये फैसला, ये निर्णय माँ को ही करना होता है। वो माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर काम पर जाती है, वो हर दिन इसी कश्मकश में रहती है कि क्या वो घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करे या काम पे जाए, और नौकरी पर जाने का निर्णय वो बहुत ही कठोर मन से लेती है। आज सीमा को अपने फैसले पर गर्व था। अब वो गुड़िया के साथ साथ अपने करियर का भी ध्यान रखने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सीमा को मन ही मन अनंत पे गर्व हो रहा था, जिसने उसको हर फैसले में उसका साथ दिया था और कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया था। यहाँ पे मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा ये एहसास है कि शब्दों का एक दायरा होता है, अगर वो ज़रा सा भी इससे बाहर निकलते हैं तो रिश्ते फना हो जाते हैं। इसलिए इनको ज़रा समझ से इस्तेमाल करना चाहिए। इसको ही दर्शाती हुई मेरी अगली प्रस्तुति आप सबके सामने रख रही हूँ, जिसका शीर्षक है खुशहाली भरा मायका। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ सबको आ रही है। खुशहाली भरा मायका। रजनी का मन तो बहुत था कि वो वापस पलटकर अपनी सास को जवाब दे, लेकिन अपने माँ बाप की दी हुई शिक्षा के बारे में सोचकर वो चुप हो गई। आखिर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि हर रोज़ एक ही विषय पर उसकी अपनी सास के साथ लड़ाई होती थी और सास उसको जली कटी बातें सुनाती थी। आज शादी के 5 वर्षों के बाद भी अगर उनके घर में एक बच्चा नहीं आया या वो गर्भवती नहीं हुई तो उसमें उसकी क्या गलती है, यही सोचकर रजनी का मन हमेशा दुखी रहता था। सास की बात सुनने के बाद अपने मन को यही समझा बुझाकर रजनी अपने कमरे में चली गई और दिल बहलाने के लिए हर दिन की तरह रेडियो पर संगीत सुनने लगी। लेकिन ये क्या, आज उसका मन संगीत सुनने में भी नहीं लग रहा था। शायद आज तो उसका दिल एकदम टूट गया था। अचानक से जाने उसको क्या सूझी और उसने एक सूटकेस निकाला और अपने कपड़े रखने लगी। तभी उसकी सास आई और पूछने लगी, रजनी तुम ये क्या कर रही हो? रजनी ने बोला, माँ जी मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तो उसकी सास ने पूछा कि तुम कहाँ जाओगी? रजनी ने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी और कहा मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगी, जिनको मेरे साथ प्रेम है, सहानुभूति है और जो मेरी फ़िक्र करते हैं। तुरंत फ़ोन उठाकर उसने अपने पति को ये सब बताया, जो ऑफिस के काम से विदेश गया था। राजीव ने रजनी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अपना पूरा मन बना चुकी थी। फ़ौरन एक गाड़ी मंगवाई और अपने मायके चली गई। मायके आकर भी उसको पति की याद बहुत सताती थी और उसका मन बहुत ही उदास रहता था, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि अब उस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं है। देखते ही देखते 2 सप्ताह बीत गए और विदेश से लौटते ही उसका पति उसको मनाने के लिए पहुंच गया। रजनी थोड़ी खुश भी थी और नाराज़ भी, क्योंकि राजीव ने
अपनी माँ को कभी भी मना नहीं किया था जब वो उसको बांझ होने का ताना देती थी। राजीव ने उसको खूब समझाया और बहुत बार माफ़ी भी मांगी। रजनी फिर भी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं हुई। राजीव उससे बहुत प्यार करता था और वो भी कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल रहने के लिए आ गया। कुछ दिनों के बाद अचानक रजनी की तबीयत खराब हो गई। जब उसने माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा, चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। दोनों फैमिली डॉक्टर के पास गए और रजनी ने अपनी हालत डॉक्टर को ठीक से बताई। डॉक्टर ने अच्छी तरह से उसकी जांच की और एक टेस्ट करवाने के लिए बोला। जब रजनी ने स्लिप देखी तो वो टेस्ट प्रेगनेंसी का था। रजनी और उसकी माँ के चेहरे पर एक क्षण के लिए सुखद मुस्कान आई। फिर दोनों लेबॉर्ट्री की तरफ चल दी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने उन दोनों को जब बताया कि रजनी गर्भवती है तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और ये खुशी की खबर सुनाने के लिए तुरंत रजनी ने राजीव को फ़ोन किया। राजीव उस समय अपने दफ्तर में था, लेकिन तब शाम को जब रजनी से मिलने वो घर आया तो दोनों फूट फूट कर बहुत ही रोए, क्योंकि जिस खुशी के लिए वो पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे थे, भगवान ने आज उनको वो खुशी आखिर दे ही दी थी। राजीव बहुत खुश था और वो मन ही मन सोच रहा था कि वो अपनी रजनी का बहुत ही ध्यान रखेगा। उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया। अगले ही दिन रजनी की सास उसको वापस घर ले जाने के लिए आई। रजनी भी बहुत खुश थी, इसलिए सब कुछ भूलकर अपनी माँ और पिताजी से आज्ञा लेकर अपनी सास के साथ वापस ससुराल चली गई। लेकिन दिल के किसी कोने में वो सोच रही थी, इतने साल नहीं हुआ जो वो अब हुआ, और जिस खुशी के लिए वो तरसते रहे, आखिर वो खुशी मायके आने पर ही क्यों उसको मिली। मन के किसी कोने में उसका जवाब उसे पता था। शायद यही सच था कि बेटी को जो सुख माता पिता के घर में मिलता है वो कहीं नहीं। शायद किसी तनाव के कारण रजनी माँ नहीं बन पा रही थी। मुमकिन है कि इसी कारण उसको इस खुशी से इतने साल वंचित भी रहना पड़ा। किसी भी खुशी को पनपने के लिए एक खुशनुमा माहौल चाहिए होता है, और एक परिवार में ऐसा माहौल बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सब परिवारजनों की होती है। हम सब भी अपने अपने परिवारों के जीवन को ऐसा खुशनुमा बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है क्या? ज़रूर सोचिएगा। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आखिर ये जीवन, ये हमारी ज़िंदगी क्या है। यही सोचते सोचते मैंने एक दिन कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आपके साथ साझा करूँगी। ज़िंदगी सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं है, बल्कि रिश्ते बनाने और निभाने का नाम है। मुमकिन है कोई रूठ जाए कभी कोई अपना, उसको गले लगाकर मनाने का भी नाम है। इस सफ़र में आते ही रहेंगे हर रोज़ नए किस्से, जिसको दिल से ना लगाने का भी नाम है। बस दूर करके सबके गिले शिकवे, उनको गले लगाने का ही नाम है ज़िंदगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आखिरी कहानी सुनते हैं। ये एक लघु कथा है। हर माँ के लिए उसके बच्चे अति प्रिय होते हैं, और अगर बात उनकी असुरक्षा की हो तो माँ का मन विचलित होना स्वाभाविक ही है। ऐसी ही एक एहसास लिए हुए मेरी लघु कथा में, जिसका नाम मैंने रखा है एक हादसा, वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर हर दिन की तरह मैं चाय का प्याला लेकर अखबार पढ़ने बैठ गई। अभी दूसरा पन्ना पलटा ही था कि मेरा दिल दहक गया। आज फिर से एक स्कूल बस पलटने की खबर छपी थी। स्कूल बस का ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था। बस की जो तस्वीर छपी थी उसको देखकर ही पता चल रहा था उसमें सवार उन 30 बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। दिमाग में एक ही ख्याल आया, बेचारे उन माता पिता की
क्या स्थिति होगी जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को खोया था। ये सोचकर मेरा दिल अंदर तक छलनी हो रहा था। मैं उनकी पीड़ा महसूस कर पा रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी एक माँ थी। हृदय में पीड़ा का अनुभव तो हो ही रहा था, साथ ही साथ आक्रोश भी था। ये आक्रोश था उस ड्राइवर के प्रति जिसने शराब पीकर खुद की जान तो ली, इतने सारे परिवारों के घर भी उजाड़ दिए। फिर गुस्सा उस स्कूल पे भी आया मुझे, जिसके ढीले ढाले रवैये के कारण ही ड्राइवर ऐसा करने की जुर्रत कर पाया था। ये सब सोचते सोचते मेरा दिल बहुत उदास हो गया और बरबस ही मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करने लगी, लेकिन मेरे जहन में बस इस सवाल ने घर कर लिया था, क्या ये सब कुछ टाला जा सकता था? इसका जवाब ढूंढते ढूंढते फिर से मैं घर के कामों में लग गई, लेकिन आज मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। बहुत ही उदास था। मन कर रहा था काश समय की घड़ी पीछे करके मैं किसी तरह उन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा दूं। जो माँ बाप आज दुखी हैं उनको काश मैं फिर से हंसा दूं, लेकिन अब ये संभव नहीं था। इन्हीं ख्यालों की उलझन में उलझे आधा दिन बीत गया और बच्चों का स्कूल से आने का समय अब हो चुका था। मैं मन को जैसे तैसे संभाल कर अपने बच्चों को बस स्टॉप लेने के लिए घर से निकली, परंतु आज दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। बस स्टॉप पहुंचते ही दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर मेरी आंखें नम हो गई और मन ही मन सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान को फिर से एक बार प्रार्थना करने लगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये लघु कथा अच्छी लगी होगी और इसके एहसास को आप भी महसूस कर पाए होंगे। इसके साथ ही मेरा आज का गद्य पाठ अब समाप्ति की ओर है, लेकिन इसके पहले माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए आप सभी को एक गीत कथा सुनाती हूँ, जो कि आप सबको आपके बचपन की याद अवश्य कराएगी। इस गीत कथा का शीर्षक मैंने दिया है ग्रीष्मावकाश की स्मृतियाँ। सुनो दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के आगमन का ये कैसा असर। आ गई है याद मुझे ननिहाल गांव की आज एक बार फिर। लहलहाते खेत जहाँ थे और ऊंचे ऊंचे से पेड़ हर तरफ। पवन थी चलती ठंडी ठंडी, लगती नहीं थी गर्मी एक पल। सोते थे जब हम छत पर, गिनते थे टिमटिमाते तारे रात भर। प्रातःकाल में सूर्य देवता आते थे चहचहाते पंछियों के संग। आंगन में बैठकर बातें करते थे सब परिजन मिलजुल कर। खाना पीना और खेलना यही होता था बस छुट्टियों भर। ऊंचे लंबे मकान नहीं थे, छोटे छोटे प्यारे से घर ही थे हर तरफ। उनमें आवाज़ गूंजती थी ठहठहाकों और बच्चों की ही बस। इस पर एक कटाक्ष भी लिखा है मैंने, वो पंक्तियाँ भी आपके सामने रखती हूँ। ये आखिरी पंक्तियाँ हैं। आशा करती हूँ कि थोड़ा समय और मेरे साथ बनाए रखेंगे आप। इन पंक्तियों को जो मैंने लिखा है कटाक्ष के रूप में, वो ऐसे है। आज वक्त नहीं रहा किसी को पास बैठकर बात करे किसी दूसरे से। यही है कारण कि मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं लोग हर तरफ। दिन भर का जो हाल पूछ ले और साथ बैठ ले कोई क्षण भर। ऐसा जब परिवर्तन आ गया तो देखो क्या होता है तब क्या होता है फिर। धन्यवाद पूजा जी, निधि जी, मोनिका जी, जिन्होंने मेरे साथ बनकर मुझे प्रोत्साहन देते रहे। अभी मैं यहीं पे ये सब अपनी लघु कथाओं की
यात्रा को समाप्त करती हूँ। फिर से एक बार आपसे साथ जुड़ने का और मौका मिला तो अवश्य आऊँगी। धन्यवाद।